हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। नीट डिवीजन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द सर्कुलर मोशन? अगर कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है अबाउट ए फिक्स पॉइंट और फिक्स एक्सिस, देन इट इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। अगर मान लो आपका पार्टिकल ऐसे मोशन करता है, ये अपना सर्कुलर पाथ है, इस पाथ के अलोंग अगर मोशन करता है उसका मोशन सर्कुलर मोशन होगा। वो पार्टिकल जो है वो किसी फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सर्किल बोलेंगे, इसके अराउंड वो सर्कुलर पाथ पर रोल करेगा। और फिक्स एक्सिस, तो इसकी एक्सिस क्या होगी? इसके सेंटर से जो पास होगी, इसके सेंटर से पास होगी और इस सर्कुलर जो आपका पाथ है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ये जो एक्सिस है ये इसकी रोटेशन एक्सिस है। तो किसी फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस के अबाउट वो सर्कुलर पाथ पर अगर रिवोल्व करे तो बॉडी का जो मोशन होगा या पार्टिकल का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। तो जो सर्कुलर मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन है। इसमें दो वेरिएबल से विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करते हैं? वेरी करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में हमने सर्कुलर मोशन शो किया गया है। मान लो आपका जो पार्टिकल है किसी स्टैंड पर, आपका ये जो पार्टिकल है वो मान लो ऐसे इस सर्कुलर पाथ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। मान लो उसकी जो इनिशियल जो पोजीशन है वो आपकी ए है। सेंटर से इस सर्कम्फ्रेंस को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इसकी डिस्टेंस रेडियस होगी, मतलब ये आपकी रेडियस है। लेकिन इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से सेंटर से अगर हम सर्कम्फ्रेंस की ओर अगर वेक्टर बनाए तो ये क्या होगा? इसका रेडियल वेक्टर होगा आर वेक्टर। मान लो ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव करता हुआ इस बी पॉइंट पर पहुंच गया है। तो इस बी पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो इसकी रेडियस तो आर ही होगी, लेकिन रेडियल वेक्टर चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा R2 वेक्टर। रेडियस जो है वो सभी जगह सेम रहेगी। रेडियस जो है वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है तो उसको हमें डायरेक्शनल जरूरत नहीं है। तो किसी भी स्टेट पर आपका पार्टिकल कहीं पर भी हो, रेडियस से हमेशा आर ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ये जो रेडियल वेक्टर है वो चेंज होगा। वाई? क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इस रेडियल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेडियस होगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इस रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। इस पोजीशन पर देखें तो रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन ये, इस पोजीशन पर देखें तो रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन ये। पार्टिकल यहाँ होगा तो ये, तो रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स टू द रेडियल डायरेक्शन होती है, मतलब रेडियस के अलोंग ही होती है, बट अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होती है। तो रेडियल वेक्टर इसलिए मैंने यहाँ पर r1 वेक्टर शो किया, यहाँ r2 वेक्टर शो किया है क्योंकि वो चेंज होगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, जब आपका कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर चलता है तो उस कंडीशन में ये जो रेडियल वेक्टर जो है वो ऐसे मूव करेगा। तो रेडियल वेक्टर जो है वो क्या करेगा? इस सेंटर पर एक एंगल ट्रेस करेगा और इस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है। इस सर्कुलर मोशन में हमने कोई पार्टिकल लिया है और हमने लिया है कि ए टू बी वो मोशन कर रहा है, वैसे आगे भी जाएगा ये। ओके, अब देखो हमें सर्कुलर मोशन से रिलेटेड वेरिएबल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है रेडियल वेक्टर। तो रेडियल वेक्टर आपको पता चल गया, ये रेडियल वेक्टर है। ओके, सेंटर से सर्कम्फ्रेंस को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसी को हम रेडियल वेक्टर बोलेंगे। और रेडियल वेक्टर नाम से पता चल रहा है वेक्टर। तो इस रेडियल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज सेंटर टू सर्कम्फ्रेंस से होगी। और इस रेडियल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेडियस होगी, वो इक्वल होगी। ओके, उसके बाद में लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ये पार्टिकल ए टू बी चला तो वो इस पाथ पर तो चला, तो ये जो पाथ है इस पाथ की लेंथ तो क्या हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी।
यहाँ से यहाँ तक इस पाथ की जो लेंथ है वो डिस्टेंस हो गई है। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये टाइम कितना ले रहा है, डेल टी टाइम ले रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये आ गया इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गया एस में। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होती है, इनिशियल टू फाइनल। इसका मतलब ये डेल एस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है ये हमारे पास है मिलेगी। ओके, तो अब हमें ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आएगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रेंगल है हम यहाँ पर दोबारा बना लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओ ए है और ये हमारे पास जो वेक्टर है वो r1 वेक्टर है। ओके, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, बी पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, r2 वेक्टर। ओके, और ये जो वेक्टर है हमारे पास वो है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस ए वेक्टर और r1 वेक्टर और r2 वेक्टर के बीच में ये जो एंगल है वो थीटा है। तो यहाँ पर आप ये ट्रायंगल वेक्टर एडिशन लो अप्लाई कर सकते हैं। हम ओ से चले ए की ओर, हमें वेक्टर क्या मिला, r1 वेक्टर मिला। फिर हम गए ए से बी तो देखिए ऑर्डर सेम है तो प्लस आएगा डेल्टा एस वेक्टर। फिर हम बी से ओ आए तो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस है r2 वेक्टर और सभी का एडिशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास डेल एस वेक्टर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये हमारे पास क्या गया तो ये हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये तो वेक्टर फॉर्म में आया है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो होगा डेल एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये हम इसका मैग्नीट्यूड ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो आपको मैं निकाल के बताता हूँ। यहाँ से देखिए इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो डेल एस इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया इक्वल टू r2 वेक्टर डॉट r1 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड। ओके, इसका मैग्नीट्यूड बोले तो ये वेक्टर हट जाएगा, केवल डेल एस रह जाएगा। डेल एस बराबर आ गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ओके, अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगा डेल एस स्क्वायर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का स्क्वायर। ओके, अब आपको किसी भी फैक्टर का होल स्क्वायर खोलना आता होगा। देखिए r1 का स्क्वायर क्या आएगा, r2 का स्क्वायर क्या होगा, r2 डॉट r2 वेक्टर। ओके, प्लस r1 का स्क्वायर क्या होगा, r1 डॉट r1। फिर सिंपल किसका, माइनस का, माइनस 2 r1 डॉट r2। ओके, ये हमारे पास r1 और r2 ये हमारे पास आ गया है। इधर हम लिख लेते हैं इसको कि हमारे पास जो डेल्टा एस स्क्वायर जो आएगा वो आएगा r2 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर प्लस r1 वेक्टर डॉट r1 वेक्टर माइनस 2 r1 डॉट r2। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डेल एस स्क्वायर बराबर सेम, अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्क्वायर में आ जाता है r2 स्क्वायर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, r2 का मैग्नीट्यूड वो r2 तो r2 r स्क्वायर होगा और दोनों सेम है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0, तो 0 की वैल्यू 1। और ये जो हमारे पास आ जाएगा r1 स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 2
R1 डॉट R2 बोले तो R1 का मैग्नीट्यूड R2 का मैग्नीट्यूड इंटू क्या है cos थीटा आता है। तो देखिए R1 और R2 के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो ये आ गया cos थीटा। तो अगर हम केवल डेल एस निकालें, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालें, तो वो हो जाएगा हमारे पास R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 cos थीटा। ओके, अब यहाँ से हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में ये R1 R2 वेक्टर हट गई, ये केवल मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या होगी, रेडियस होगी। तो R1 R2 दोनों किसके बराबर है, R के बराबर है। तो हमारे पास जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 R इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हमारे पास ये 2R स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया है, 2R स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका अंडर रूट। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका अंडर रूट। अब 2 टाइम्स है और ये 2 बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अगर हम इन दो पॉइंट के बीच में लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो हमारे पास आ गए हैं। हमें रेडियस पता होनी चाहिए और ये जो एंगल ट्रेस है वो पता होना चाहिए, वहां पर एंगल है हाफ है। तो ये हमारा कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके बच्चों, ओके। अब आगे तक तीसरा जो हमारे पास जो पॉइंट है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये जो एंगल थीटा है वही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो ये जो रेडियल वेक्टर है वो इस सेंटर पर, यहाँ पहले मान लो रेडियल वेक्टर यहाँ है, ए से बी गया, तो ये रेडियल वेक्टर सेंटर पर जो भी एंगल ट्रेस करेगा दैट एंगल इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा जो हमारे पास है एंगल ट्रेस बाय द रेडियल वेक्टर ऑन द सेंटर, एंगल ट्रेस बाय radial vector on center is known as it's called angular displacement। ओके बच्चों, हम यहाँ पर देखें तो ये जो थीटा है वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ये यहाँ से देखो कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या एक्चुअल में एंगल है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, इसकी जो ऐसा यूनिट जो होगी, इसकी ऐसा यूनिट रेडियन होगी। क्या होगी, रेडियन होगी, और डिग्री में भी लिख सकते हैं डिग्री, लेकिन ऐसा यूनिट रेडियन ही होगी। अब रेडियन क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। डायमेंशन हम फंडामेंटल क्वांटिटी की लिखते हैं, सप्लीमेंट्री की नहीं लिखते हैं। तो इसकी यूनिट तो होती है लेकिन इट इज ए डायमेंशनलेस। ये क्या है, डायमेंशनलेस है, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो देखिए अपनी जो फिजिक्स की बात करें तो उसमें एक तो एंगल, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एक ये दो क्वांटिटी ऐसी है, अगर हम एंगल की भी बात करें, एंगल अगर आ जाए या एंगुलर हम डेविएशन देखें, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चाहे एंगल हो, इनकी यूनिट तो होती है बट ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ये ऐसी क्वांटिटी है जिनकी यूनिट होती है लेकिन वो डायमेंशनलेस होती है, और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो यूनिटलेस भी होती है, डायमेंशनलेस भी होती है। लेकिन अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम बात करें एंगल की, अगर हम बात करें, चलो ये हमने ले लिया प्लेन एंगल, और अगर हम बात करें सॉलिड एंगल, और अगर हम बात करें एंगुलर डेविएशन, तो डेविएशन एंगल की बात करें, तो ये सब एंगल ही है। एक्चुअल में देखा जाए तो सब एंगल है, इनकी यूनिट तो रेडियन होगी, एक ही यूनिट रेडियन, इसकी यूनिट रेडियन, इसकी यूनिट रेडियन, लेकिन सॉलिड एंगल की जो ऐसा यूनिट होती है वो स्टे रेडियन होती है। लेकिन ये सब क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इनकी यूनिट होती है लेकिन ये डायमेंशनलेस होते हैं। ओके ओके, तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब हम देखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये कैसा है, ये एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर बोले तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग टू दी रोटेशन एक्सिस होती है वो एक्सियल वेक्टर होते हैं। रोटेशन मोशन हो चाहे सर्कुलर मोशन हो, उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी वो सब के सब एक्सियल वेक्टर ही होंगे। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी ये जो रोटेशन एक्सिस है, ये जो इस सेंटर से पास होगी और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इस एक्सिस के अलोंग इन थीटा, जैसे यहाँ से यहाँ मान लो ये थीटा बन गया है और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो अलोंग टू दी रोटेशन एक्सिस होती है, और वो इनवर्ट भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है। वो हम राइट हैंड स्क्रू लॉ से निकालते हैं। राइट हैंड स्क्रू लॉ क्या है, ये है, फिंगर को राउंडेड रखना है, थंब को स्ट्रेट रखना है। तो आपको क्या करना है, फिंगर इस डायरेक्शन में ले जाना है जिधर पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, जिधर पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर ले जाओ। तो ये फिंगर पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है तो फिंगर की डायरेक्शन ये होगी। अब थंब को फॉलो क्या है, आउटवर्ड। तो यहाँ पर देखें तो थीटा की जो डायरेक्शन टुवर्ड्स टू दी अलोंग टू दी एक्सिस होगी, ये हमारे पास एक्सिस है इसके अलोंग होगी, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर मान लो पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोशन करे ऐसे, तो उस कंडीशन में आप देखो फिंगर ऐसे ले जाएंगे, हम क्या है अंदर गया, तो अलोंग टू दी एक्सिस होगा बट इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सियल वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन है वो इनवर्ड। ओके, अब अगर हम यहाँ से रिलेशन निकाले, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें, देखिए रिलेशन क्या मिलेगा। ये हमारे पास कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन पर रिवॉल्व कर रहा है, सेंटर हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये इसका जो डिस्टेंस है वो एस होगी, और ये थीटा। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जो रेडियस अगर वेरी स्मॉल है तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नियरली इक्वल ही आते हैं, और इसकी रेडियस आर होगी। तो सिंस हमें पता है कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर हम इतने आर्क की बात करें तो एंगल कितना है, थीटा है, आर्क कितना है, एस है, और रेडियस कितनी है, आर। तो एस बराबर क्या गया, थीटा आर। तो ये हमारे पास आ गया है रिलेशन। एस जो है वैसे तो डिस्टेंस है,
लेकिन डेल्टा एस और एस को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान रहे हैं, तो ये तो आपका आ गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये आपके पास आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास जो है वो रेडियस आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ गया है। और हमें पता है कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और आर भी क्या होगी, वेक्टर होगी। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, तो दो वेक्टर के प्रोडक्ट से अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो बताइए क्रॉस प्रोडक्ट होगा कि डॉट प्रोडक्ट होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही हमें पता है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, एस वेक्टर इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर। क्रॉस आएगा, डॉट कब आता है, जब यहाँ पर स्केलर होगा, लेकिन यहाँ पर ये वेक्टर है, यहाँ पर ये डिस्टेंस भी हमने डिस्प्लेसमेंट माना है इसको, ये वेक्टर का क्रॉस आएगा, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ गया। ओके, तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये क्वेश्चन एक पूछा जा चुका है कि ऐसा यूनिट इसकी रेडियन होती है, ये यूनिट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यूनिट बट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और ये एक्सियल वेक्टर होता है। तो वो सभी वेक्टर एक्सियल वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन अलोंग टू द रोटेशन एक्सिस होती है, वो आउटवर्ड होगी कि इनवर्ड होगी, वो हम राइट हैंड स्कूलों से निकालेंगे। ओके बच्चों, ओके। अब जो नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट जो हमारे पास था, थर्ड पॉइंट हमारे पास था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ओके, और इसको हमें ओमेगा से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो क्या ये जब कोई पार्टिकल सर्कुलर जैसे यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसे चलता हुआ, तो क्या ये एंगल वेरी करेगा, वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, इसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, वेरी होगा। अब मुझे ये बताइए कि जब ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, यहाँ से चला वापस यहाँ पहुंचा तो कितना एंगल ट्रेस करेगा, 2 पाई एंगल बनाएगा। एक रिवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 2 पाई होगा, हाफ अगर है तो पाई होगा, और अगर क्वार्टर है तो पाई बाई कितना होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आएगा उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, अगर हम बात करें एवरेज एंगुलर एंगुलर velocity is equal to what, angular velocity is equal to change in angular displacement divided by time interval। ओके, तो अगर हम एवरेज निकालें, अगर हम ओमेगा एवरेज निकालना चाहते हैं तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। एवरेज अगर एंगुलर वेलोसिटी देखें तो दिस इज द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज चेंज इन टाइम। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा हो, यहाँ पर हम बना देते हैं कि मान लो
आपका पार्टिकल यहाँ पर ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, और पार्टिकल ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और बी से यहाँ सी पॉइंट गया, और ये जो एंगल ट्रेस किया इसने थीटा 2 किया है, तो ये अंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज थीटा 2 माइनस थीटा 1, और टाइम इंटरवल मान लो यहाँ पर पहुंचने में इसको t1 टाइम लगा, यहाँ पर पहुंचने में इसको कितना टाइम, यहाँ से यहाँ तक t1 है और यहाँ से यहाँ तक t2 है, तो ये हम अवरेज आप एंगुलर वेलोसिटी इससे निकाले सकते हैं। ओके, अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालें तो वो क्या हो जाएगी, ओमेगा बराबर, आपको डिफरेंशिएशन कर देना है डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस, किसी स्टैंड पर, किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी उसको हम डी थीटा अपॉन डी टी से निकाल सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर पूछी, एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए, तो थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आपको इन टर्म्स ऑफ टाइम एक इक्वेशन गिवन होगी, और उस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, और कितने सेकंड पर पूछा है वो टाइम उसमें पुट कर देना है, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। ओके, अब देखिए, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट की बात करें, यूनिट एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ से देखिए थीटा की तो रेडियन होती है और टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। अगर इसकी हम डायमेंशन देखें तो ये डायमेंशन लेस नहीं है, रेडियन तो डायमेंशन लेस नहीं है, लेकिन सेकंड है तो ये t-1 ये इसकी क्या आगे डायमेंशन है। एंड इट इज आल्सो एक्सियल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी अलोंग टू दी रोटेशन एक्सिस होती है। फिंगर को हमें जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को ले जाना, थंब है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा, तो एक्सियल वेक्टर है, इसकी भी डायरेक्शन है अलोंग टू दी रोटेशन एक्सिस होती है, वो राइट हैंड स्क्रू से निकाली जाती है।